है वेकेटिंग ऑफ सीट। वो वेकेशन ऑफ सीट किस किस तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है डबल मेंबरशिप। अकॉर्डिंग टू RPA 1951, अगर कोई दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो जाता है तो उनको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा जिस भी हाउस में वो रहना चाहते हैं कि हाँ मुझे इस हाउस में रहना है। अगर आपने 10 दिन के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर राज्यसभा में उनकी सीट वेकेंट हो जाएगी। सेकंड क्या है क्राइटेरिया कि सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इलेक्टेड टू अदर हाउस, तो फर्स्ट हाउस की जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोकसभा के सिटिंग मेंबर हैं और फिर आपने राज्यसभा के इलेक्शंस में भी पार्ट लिया और फिर वहाँ पे आप इलेक्ट हो गए तो राज्यसभा में ही आप इलेक्ट रहेंगे और लोकसभा की आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। देन इफ़ अ पर्सन इज़ इलेक्टेड टू 2 सीट्स, अगर आपने 2 सीट से इलेक्शन लड़े, आप दोनों सीट पे जीत गए तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी सीट पे रहना है, नहीं तो फिर आपकी दोनों ही सीट्स वेकेंट हो जाएंगी। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है कि इफ़ अ पर्सन इज़ इलेक्टेड फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मान लीजिए आप लोकसभा या फिर राज्यसभा में इलेक्ट हो गए और फिर आप स्टेट लेजिस्लेचर में भी इलेक्ट हो गए तो आपकी जो पार्लियामेंट की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी अगर आपने 14 दिन के पहले नहीं बताया कि मुझे पार्लियामेंट में रहना है या स्टेट लेजिस्लेचर में रहना है। 14 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो पार्लियामेंट की सीट है वो आपको ही वेकेंट हो जाएगी। फिर है दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का हम देख सकते हैं कि किस किस क्राइटेरिया से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हुआ जाता है और फिर डिफेक्शन के थ्रू, जो कि 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। फिर रेजिग्नेशन, अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो आपने चेयरमैन को रिज़ाइन किया है और फिर अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो आपने स्पीकर को रिज़ाइन किया है। और स्पीकर और चेयरमैन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करें, वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि जो आपका रेजिग्नेशन है वो वॉलेंटरी या फिर जेन्युइन है। फिर एब्सेंस, तो अगर आप सारी मीटिंग से 60 दिन के लिए एब्सेंट है, आप कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं और हाउस की परमिशन के बिना आप नहीं आ रहे हैं हाउस में, देन आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आपकी सीट वैकेंट हो सकती है बेसिकली। और 60 डेज़ में वो सारा पीरियड इंक्लूड नहीं होता है जब जो हाउस है वो प्रोरोग या अर्जेंट था 4 से ज़्यादा कॉन्सिक्यूटिव डेज़ के लिए। तो अगर ऐसा केस है तो वो 60 डेज़ के अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आप 50 डेज़ तक एब्सेंट हो और 50 में अगर आप क्यूमुलेटिवली 60 डेज़ तक एब्सेंट हो बट उसमें जो 10 डेज़ थे उस समय हाउस जो है वो कंजिक्यूटिवली एडजर्न था तो वो 50 माना जाएगा और आपको नहीं, आपकी सीट को वेकेंट किया जाएगा। अदर केसेस में क्या है कि इलेक्शन आपका वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है या फिर आपको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया है या फिर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बन गए हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे कि जहाँ पे डील किया जाए कि आपका इलेक्शन कैसे वॉइड होगा, क्यों वॉइड होगा। ये सारे मैटर्स RPA 1951 में डील किए गए हैं और इसमें हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं और अगर जो भी पर्सन है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओथ और एफर्मेशन बाय MP। तो उसमें क्या होगा कि प्रेसिडेंट या तो ओथ करवाएंगे या तो वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो ओथ करवाए। तो MP जो है वो अगर उन्होंने ओथ नहीं ली है तो वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा कि वो कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, तो ओथ लेना तो नेसेसरी है। तो ओथ में किस किस चीज़ की ओथ ली जाती है कि टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to faithfully discharge the duty upon which he is about to enter। तो इलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि इलेक्शन के बिना आप 6 मंथ्स तक MP रह सकते हो बट ओथ लिए बिना आप एक दिन भी MP नहीं बन सकते। सो ओथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सैलरीज़ एंड अलाउंसेस। तो जो सैलरीज़ हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है और इसके लिए जो एक एक्ट बनाया गया था उसके द्वारा ही डिसाइड होता है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पेंशन दी जानी चाहिए MPs को कि नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ने इस पर प्रोविज़न बनाया हुआ है। फिर सैलरीज़ एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर and chairman and deputy chairman are charged on the CFI and not subject to annual vote of parliament। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन MP के सैलरीज़ को स्क्रूटनाइज किया जाता है। फिर आता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर। इलेक्शन और टेन्योर के बारे में देख लेते हैं। इलेक्टेड बाय लोकसभा, उनके मेंबर्स ही इलेक्ट कर लेते हैं। जो इलेक्शन की डेट है वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं
और उनका जो ऑफिस है वो वेकेट 3 केसेस में होता है। एक तो कि वो लोकसभा के मेंबर रहे ही नहीं, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही किसी को एक को बनाया जाता है ना, तो अगर वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहे तो फिर वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। फिर अगर वो डेप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन कर देते हैं कि अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ इस पोस्ट पे, फिर रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, अगर उनको रिमूव किया जाता है। सच अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। तो 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, फिर ही आप ऐसा रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो। जब रिमूवल अंडर कंसिडरेशन होगा तो स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते कोई भी सिटिंग में, लेकिन वो बोल सकते हैं, उनके पास राइट टू स्पीक है और प्रोसीडिंग्स में पार्ट भी ले सकते हैं और वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब इक्वालिटी ऑफ वोट होती है तब नहीं कर सकते, क्योंकि जब इक्वालिटी ऑफ वोट होती है ना तब ये जो काम है ये स्पीकर का है। अब वो स्पीकर रहे ही नहीं तो वो काम क्यों करेंगे, वो अभी एक नॉर्मल एमपी की तरह ही एक्ट करेंगे। अगर जब लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है तो स्पीकर का ऑफिस वेकेट नहीं होता और वो कंटिन्यू करते हैं जब तक न्यू लोकसभा नहीं मिल जाती उनको। फिर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर डू नॉट मेक एनी मतलब उनके लिए कोई सेपरेट ओथ नहीं होती है। वो जो एमपी के लिए ओथ ली थी वही एकमात्र ओथ लेते हैं, इसके अलावा वो कोई भी ओथ नहीं लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड फ्रॉम GY 1919 विच आर ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। फिर रोल क्या है स्पीकर का कि वो लोकसभा के हेड होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स द हाउस एंड इट्स कमिटीज़, प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज़ फाइनल। पार्लियामेंट्री मैटर्स में उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। फिर चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, इन तीनों कमेटी के वो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ पावर क्या है, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, फिर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो भी हैं कि जो भी अनरिटन और अनस्पेसिफाइड रूल्स है उससे भी उनकी पावर डिटरमाइन होती है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर, ऑर्डर और डेकोरम बनाए रखना, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दी हाउस, विद इन दी हाउस, एडजर्न करते हैं हाउस को या फिर सस्पेंड करते हैं मीटिंग को इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। उनके पास कास्टिंग वोट होता है इन केस ऑफ टाई, प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग समन बाय प्रेसिडेंट, सीक्रेट सिटिंग अलाउ करते हैं हाउस की एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ हाउस, डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, और उनका डिसीजन फाइनल होता है। डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, दिस डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इसके लिए कोई मिनिमम टाइम पीरियड नहीं है कि आप इतने टाइम में आपको डिसीजन देना ही है कि डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है, जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री, अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ द लोकसभा, और वो उनके फंक्शंस को सुपरवाइज भी करते हैं। फिर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, तो इसका क्या है, ये कैसे इंश्योर होता है कि क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनको कोई ऐसे रिमूव नहीं कर सकता, उसके लिए आपको मेजॉरिटी लगेगी। फिर रिमूव्ड ओनली बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रिमूव होते हैं, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी में रिमूव नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ही रिमूव होते हैं। मोशन ऑफ रिमूवल नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ द हाउस। सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं वो चार्ज होते हैं CFI पर, और हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटेंटिव मोशन। तो सब्सटेंटिव मोशन अगर है तो आप उनके काम को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। हिज पावर्स ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। कि जो प्ले 7th रैंक पे वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्लेस होते हैं अलॉन्ग विद CJI, तो मतलब काफ़ी पावरफुल उनकी पोजीशन है। स्पीकर डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और ऑन हिज इलेक्शन टू दिस ऑफिस। वो रिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ही मस्ट बी सम मेंबर ऑफ सम पार्टी, लाइक फॉर एग्जांपल एनी XYZ पार्टी, बट वो चाहे तो रिज़ाइन कर सकते हैं, बट रिज़ाइन करना इज़ नॉट नेसेसरी। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ दैट ऑफ स्पीकर प्रोटेम। तो ये कौन होता है, इनका जो ऑफिस होता है वो टेम्परेरी होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लोकसभा में से ही किसी को अपॉइंट किया जाता है और यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, और इनकी जो ओथ है वो प्रेसिडेंट करवाते हैं।
इसका मतलब कि इनकी ओथ अलग से होती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि स्पीकर की और प्रोटेम स्पीकर की कोई अलग से ओथ नहीं होती, तो देन दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की अलग से ओथ होती है। प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, और जो सारे न्यू मेंबर्स हैं उनकी ओथ करवाना इनका काम होता है, बस इतना सही काम होता है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा नॉमिनेटेड अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा, स्पीकर जो है नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स में से ही, और 10 से ज़्यादा from amongst the members a panel of not more than 10 chairpersons. Any of them can preside over the house in the absence of speaker and deputy speaker. अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एबसेंट है तो इनमें से कोई एक, इस पैनल में से कोई एक इंसान जो है वो सिटिंग को प्रिसाइड करेगा। ठीक है, फिर holds office until a new panel of chairpersons is nominated, or house can determine any person as a speaker if no member of the panel is present. Cannot preside over the house when the office of speaker और deputy speaker is vacant. अगर vacant है तो नहीं कर सकते, सिर्फ absence में ही कर सकते। तो अगर आप ऑप्शन आएगा कि जो पैनल में से चेयरपर्सन प्रिसाइड करते हैं वो वैकेंसी में करते हैं, नहीं, एब्सेंस में करते हैं बस। अगर वैकेंसी का सवाल है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एनी मेंबर टू प्रिसाइड ओवर द हाउस। तो वैकेंसी में अलग रूल है और एब्सेंस में अलग रूल। एब्सेंस को एड्रेस करने के लिए पैनल वाला सिस्टम बनाया गया है, इसको एड्रेस करने के लिए। फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय दी लोकसभा इटसेल्फ, ऑब्वियसली क्योंकि स्पीकर को लोकसभा करती है इलेक्ट, तो डेप्यूटी स्पीकर को भी लोकसभा ही करती है। डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो स्पीकर फिक्स करते हैं। स्पीकर के केस में प्रेसिडेंट फिक्स कर रहे थे। परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर ऑफ व्हेन ऑफिस इज वेकेंट और एब्सेंट। तो अब जो डेप्यूटी स्पीकर का रोल है वो वैकेंसी और एब्सेंस दोनों में ही होता है। फिर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, अगर स्पीकर एब्सेंट है, वो स्पीकर से सबॉर्डिनेट नहीं है, ही और शी इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। वेन एवर अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरपर्सन बन जाते हैं। सिंस 11th लोकसभा कंसेंसस इज दैट स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर गोज टू द मेन अपोजिशन पार्टी। ठीक है, कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस। तो इनके पास भी कास्टिंग वोट होता है जब वो प्रिसाइड कर रहे होते सिटिंग को। वैकेंसी 3 केसेस में हो सकती है। पहला तो अगर वो मेंबर नहीं रहे हैं, या फिर वो रिज़ाइन कर दे स्पीकर को लिख के, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए रिजोल्यूशन, जो कि मतलब रिमूवल बेसिकली सेम एज दैट ऑफ स्पीकर। फिर आता है राज्यसभा। राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं उसके प्रिसाइड करते हैं। तो वी ऑल नो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो उनको ऐसा नहीं कि अलग से आप चेयरमैन की पोस्ट के लिए ही हटाओ, नहीं, जब वो वाइस प्रेसिडेंट के रोल से हट जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन भी नहीं रहेंगे। ठीक है, चेयरमैन इज़ नॉट मेंबर ऑफ द हाउस, ऑब्वियसली क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड हैज़ अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। तो स्पीकर के पास फर्स्ट इंस्टेंस में वो रहता है वोट करने का अधिकार, क्योंकि वो एमपी भी होते हैं। बट क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट एन एमपी, तो उनके पास फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का राइट नहीं है। स्पीकर के विद रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनके स्पीकर के पास 2 स्पेशल पावर्स हैं। स्पीकर डिसाइड्स ऑन मनी बिल, कि मनी बिल है या नहीं कोई बिल, फिर जॉइंट सिटिंग पे प्रिसाइड करते हैं। तो ये 2 स्पेशल पावर्स हैं स्पीकर की, जो कि इनके चेयरमैन जी के पास नहीं है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा द्वारा और अमंग द मेंबर्स में से ही, और ये भी चेयरमैन को सबॉर्डिनेट नहीं है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है राज्यसभा को। और इनका वेकेट हो जाता है ऑफिस 3 केसेस में, या तो ये राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, या तो ये रिज़ाइन कर दे चेयरमैन को, या फिर रिमूव बाय रेजोल्यूशन। सेम प्रोसीजर है स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जैसा। तो इनको अगर रिमूव किया जाए तो ये नहीं रहेंगे। फिर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा, इनको नॉमिनेट किया जाता है अंडर रूल्स ऑफ राज्यसभा, और चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस। अगेन ये यहाँ पर भी वही है कि वैकेंसी में नहीं, ओनली एब्सेंस में कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट ऑफ इट्स ओन। रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट, headed by the Secretary General, who is a permanent officer or appointed by the presiding officer of the House. Okay, अब leader of parliament, leader of the opposition in both the houses. तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट और या फिर ऑल्टरनेट
गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन बनाया गया है। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सीट्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये मेंशनड है अंडर पार्लियामेंट स्टैट्यूट, और इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था 1977 में। सैलरीज और अलाउंसेस इसकी कैबिनेट मिनिस्टर जितनी ही होती हैं। फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड इन 1969। यूएसए में इसको माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं। मावलंकर रूल क्या है? जीवी मावलंकर जो है फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। अ पार्टी मस्ट हैव 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस टू बी डेजिग्नेटेड एज पार्लियामेंट्री अपोजिशन पार्टी होना चाहिए इसका, अपोजिशन पार्टी। लीडर ऑफ लार्जेस्ट सच पार्टी इज इन अपोजिशन रैंक्स इज डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये मावलंकर रूल इसको बोला जाता है। फिर आता है व्हिप, नीदर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन रूल्स ऑफ द हाउस नॉर इन एनी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। बट ये गलत है, इसको पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन किया गया है। तो अपडेटेड वाला भी मैं बता दूंगी, बट अभी के लिए कि ये गलत है, इसको मेंशनड है ये कहीं ना कहीं पे। बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस नहीं है, रूल्स पर बेस्ड है, रूल्स एक्ट पर, ठीक है। तो बोथ रूलिंग और अपोजिशन पार्टी हैज़ इट्स ओन व्हिप, जो कि असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स, और उनका सपोर्ट सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर इन पार्लियामेंट, और अगर कोई व्हिप को फॉलो नहीं करता है तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। फिर आता है लीडर ऑफ द हाउस, बोथ द हाउसेस में, ठीक है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसको भी मेंशन नहीं किया गया है। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि सच में मेंशन है या नहीं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, हाँ रूल्स ऑफ हाउसेस में मेंशनड है। प्राइम मिनिस्टर, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो वो हाउस लीडर ऑफ हाउस होते हैं। मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर भी नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को लोकसभा में। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा इज़ अ मिनिस्टर हु इज़ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैन ऑल्सो नॉमिनेट अ डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस। यूएसए में इसको मेजॉरिटी लीडर बोला जाता है। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या होता है? सामान्य प्रेसिडेंट करते हैं, और मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस के नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, और 3 सेशंस होते हैं एक साल में, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इज़ अ पीरियड स्पैनिंग बिटवीन फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। रिसेस मतलब पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन द न्यू सेशन। तो रिसेस का मतलब लंच पीरियड नहीं होता है, ठीक है, इसका डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे। फिर आता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट इज सस्पेंशन ऑफ वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स। इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, माने स्पीकर या चेयरमैन। एडजर्नमेंट सेंडाई मतलब कि टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड के लिए सिटिंग को जब टर्मिनेट किया जाता है तब। फिर एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे ऑफ रीअसेंबली, इसको भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, और इसमें बिल्स या फिर जो भी है बिजनेस, जो पेंडिंग बिजनेस है वो अफेक्ट नहीं होता है। प्रोरोगेशन में सिटिंग और सेशन दोनों ही टर्मिनेट होते हैं, ये प्रेसिडेंट करते हैं। इससे भी बिल अफेक्ट नहीं होता है। पेंडिंग नोटिस जो हैं वो लैप्स ज़रूर कर जाते हैं, और जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें ऑब्वियसली न्यू नोटिस को आपको इशू करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि हाउस की लाइफ ही ख़त्म हो जाती है, और न्यू हाउस को कंस्टिट्यूट करने के लिए जनरल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। मतलब अब जब आपका हाउस डिज़ोल्व हुआ है, ओनली लोकसभा ही डिज़ोल्व हो सकती है, और ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन 5 साल बाद हो जाता है। डिसोल्यूशन जो है इरिवोकेबल है, और उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस, नोटिस, पेटिशन सब लैप्स हो जाते हैं, कमिटीज़ भी लैप्स हो जाती हैं। अब इसके बाद आता है कोरम। कोरम मतलब कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट होने चाहिए। अगर नहीं है कोरम तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न कर देते हैं उसको, या सस्पेंड कर देते हैं अंटिल कोरम। तो कोरम में आप गिनती करते हो तो उसमें गिनती आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भी होती है, ठीक है। पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या क्या है? हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी मेंबर को अपनी मदर टंग यूज़ करने का भी अधिकार दे सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विथ हिंदी, ठीक है। फिर उसके बाद वोटिंग क्या होता है कि ऑल द मैटर्स ऑफ एनी सिटिंग ऑफ ईदर ऑफ द हाउस और जॉइंट सिटिंग are decided by majority of vote members present and voting excluding
प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस कास्ट वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। तो इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक्सक्लूड करके वोटिंग ऑफ द हाउस देखी जाती है, तो इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सक्लूडेड होते हैं। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। In addition to members of the House, every minister and the Attorney General of India have right to speak and take part in proceeding of the House, either of the House, ठीक है, और joint sitting, any committee of Parliament, even if अगर वो उसके मेंबर नहीं है तो भी, लेकिन उसमें वोट नहीं दे सकते। A minister can participate in the proceeding of the House of which he or she is not a member। पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, ठीक है। लैप्सिंग ऑफ बिल्स एक बार देख लेते हैं। लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन रिजोल्यूशन, बिल दैट लैप्स, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस। कोई भी बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है, या तो वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट हुआ है, या तो राज्यसभा से लोकसभा में आया और फिर पेंडिंग है, तो भी वो लैप्स कर जाएगा। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, मतलब कि लोकसभा से किसी चीज़ का ओरिजिनेशन हो रहा है या लोकसभा का हाथ किसी चीज़ पे पड़ रहा है, तो वो लैप्स होना ही होना है। और जो लैप्स नहीं होते हैं वो क्या, अ बिल नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेस एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज़ कॉल्ड फॉर जॉइंट सिटिंग, तो ये लैप्स नहीं होगा। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, ठीक है। अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग फॉर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी लैप्स नहीं होता है। और अगर उसको प्रेसिडेंट ने रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न किया तो भी वो लैप्स नहीं होता है। फिर आता है आर्टिकल्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट, ये पॉज करके हम पढ़ लेंगे। फिर आता है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये भी पॉज करके हम पढ़ लेंगे।